नमस्कार साथियों। तो आज हम समकालीन राजनीतिक सिद्धांत की एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण अवधारणा पर बात करने वाले हैं, कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी विश्व नागरिकता। ये एक ऐसा विषय है जो न सिर्फ अकादमिक लिहाज से जरूरी है, बल्कि आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में हमारी जगह क्या है, इसे समझने के लिए भी बहुत जरूरी है। और हाँ, यूजीसी नेट, यूपीएचईसी, यूपीजीडीसी और अलग-अलग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक कर महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। देखिए, हम इस पूरे विषय को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इसके मतलब और इसकी ऐतिहासिक जड़ों को जानेंगे। फिर हम उन बड़े-बड़े विचारकों से मिलेंगे जिन्होंने इस आइडिया को शेप दिया है। इसके बाद इसके अलग-अलग प्रकारों को समझेंगे, राष्ट्रवाद के साथ इसकी जो टक्कर है उस पर बात करेंगे, और आखिर में आज के दौर में इसकी क्या रेलेवेंस है और भारतीय दृष्टिकोण क्या है, इस पर एक नजर डालेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, ये विश्व नागरिकता, ये कॉस्मोपॉलिटनिज्म आखिर है क्या? कहां से आया ये शब्द और इसका मूल विचार क्या है? चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो विश्व नागरिकता का मूल विचार ये है कि हम सभी अपनी राष्ट्रीयता, अपनी राजनीतिक पहचान, इन सब से ऊपर उठकर एक ही मानव परिवार के सदस्य हैं। है ना ये एक खूबसूरत विचार? ये हमें अपनी पहचान को सिर्फ एक देश की सीमाओं में बांधने के बजाय एक वैश्विक नागरिक, एक वर्ल्ड सिटीजन के तौर पर देखने के लिए कहता है। मतलब ये राष्ट्रवाद की जो संकीर्ण दीवारें हैं उनको तोड़कर एक ज्यादा बड़ी, एक ज्यादा इंक्लूसिव पहचान की बात करता है। और देखिए, ये कोई आज का नया नवेला विचार नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी जड़ें तो बहुत गहरी हैं, प्राचीन ग्रीस तक जाती हैं, जहां सिनिक दार्शनिक डायोजनीज ने गर्व से कहा था कि मैं विश्व का नागरिक हूं। बाद में स्टोइक दार्शनिकों ने कॉस्मोपोलिस यानी विश्व शहर के कॉन्सेप्ट को और डेवलप किया। फिर सदियां बीती और 18वीं शताब्दी में इमैनुअल कांट जैसे महान विचारकों ने इससे एक नई जान दी। और आज ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में ये विचार पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गया है। चलिए अब मिलते हैं उन कुछ बड़े-बड़े दिमागों से, उन थिंकर्स से जिन्होंने विश्व नागरिकता के विचार को आगे बढ़ाया है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से ये सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपने नोट्स तैयार रखिएगा। जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए, ये एक बहुत ही शानदार कंपैरेटिव एनालिसिस है। सबसे पहले है इमैनुअल कांट अपनी किताब परपेचुअल पीस के साथ, जो एक पैसिफिक यूनियन का सपना देखते हैं। फिर है मार्था नुसबाउम, जो हमें संकीर्ण देशभक्ति से ऊपर उठकर वैश्विक नागरिकता के बारे में सोचने को कहती हैं। के अप्पिया का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, रूटेड कॉस्मोपॉलिटनिज्म का, मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहो पर सोच वैश्विक रखो। उल्रिश बेक हमें ग्लोबल रिस्क सोसाइटी के बारे में बताते हैं, और डेविड हेल्ड एक कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी की वकालत करते हैं। स्क्रीन पर जो एग्जाम कीवर्ड्स दिए हैं ना, उनका खास ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए सोने की खान है। कांट का ये जो विचार है ना, यूनिवर्सल हॉस्पिटैलिटी का, ये सच में क्रांतिकारी है। अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर किसी को अपने घर में आने देना है, नहीं। इसका असली मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति शांति से किसी दूसरे देश में जाता है तो उसके साथ दुश्मनों जैसा बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है जो एक व्यक्ति के अधिकारों को स्टेट की सॉवरेनिटी से भी ऊपर रखता है। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म का कोई एक ही मतलब हो, ये एक बहुत ब्रॉड और मल्टी डिमेंशनल कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इसके अलग-अलग प्रकारों को देखते हैं ताकि हम इसकी पूरी तस्वीर को समझ सकें। तो मोटे तौर पर हम विश्व नागरिकता को 4 डायमेंशंस में देख सकते हैं। पहला है मॉरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो कहता है कि हर इंसान की नैतिक कीमत बराबर है, चाहे वो कहीं का भी हो। दूसरा है पॉलिटिकल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, ये यूनाइटेड नेशंस जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और ग्लोबल गवर्नेंस की बात करता है। तीसरा है कल्चरल कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो अलग-अलग संस्कृतियों के मेलजोल और डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करता है। और चौथा इकोनॉमिक कॉस्मोपॉलिटनिज्म, जो एक ग्लोबल मार्केटप्लेस और एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की बात करता है। क्या आप इन सब के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? अब आते हैं एक बहुत बड़ी, एक क्लासिक बहस पर, राष्ट्रवाद बनाम विश्व नागरिकता। ये 2 बहुत पावरफुल आइडियाज हैं जो अक्सर आमने सामने होते हैं। चलिए देखते हैं कि इनमें क्या फर्क है। ये स्लाइड इन दोनों के बीच के मूल अंतर को एकदम साफ कर देती है। देखिए, राष्ट्रवाद बात करता है हम बनाम वे की, जबकि विश्व नागरिकता बात करती है हम सबकी। राष्ट्रवाद अपनी सीमाओं पर जोर देता है, जबकि विश्व नागरिकता उन सीमाओं के पार पुल बनाने की बात करती है। वैसे क्या आपको लगता है कि इन दोनों के बीच कोई बीच का रास्ता हो सकता है? ठीक है, इतनी सारी थ्योरी हो गई। अब बात करते हैं आज की 21वीं सदी की। आज के दौर में विश्व नागरिकता कितनी प्रासंगिक है और इसके सामने चैलेंजेस क्या-क्या हैं।
आज की दुनिया में विश्व नागरिकता की राह आसान नहीं है। दुनिया भर में राष्ट्रवाद और लोकलुभावनवाद का उदय, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, प्रवासन का संकट, सांस्कृतिक टकराव, ये सभी इस आदर्श के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इन चुनौतियों का मतलब ये है कि हमें विश्व नागरिकता का विचार छोड़ देना चाहिए, या फिर इन्हीं चुनौतियों की वजह से इसकी जरूरत आज और भी ज्यादा है? और अब आखिर में चलिए इस पूरी ग्लोबल डिस्कशन को अपने देश भारत के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, और इसके बाद हम एग्जाम के लिए एक क्विक समरी भी करेंगे। कितना पावरफुल विचार है यह, है ना? वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया ही एक परिवार है। ये दिखाता है कि विश्व नागरिकता का जो कोर आइडिया है वो भारत की संस्कृति और दर्शन में बहुत गहराई से बसा हुआ है। ये कोई वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक यूनिवर्सल ह्यूमन एस्पिरेशन है। और विश्व नागरिक आदर्श भारत में हर जगह देखे जा सकते हैं। हमारे संविधान के मूल्य ले लीजिए, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये सब यूनिवर्सल नैतिक सिद्धांत ही तो हैं। हमारी विदेश नीति को देखिए, गुटनिरपेक्षता से लेकर आज के बहुपक्षवाद तक, ये हमेशा ग्लोबल कोऑपरेशन की भावना को आगे बढ़ाती है। और यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं में हमारी जो सक्रिय भूमिका है वो एक ज्यादा न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के लिए हमारी कमिटमेंट को दिखाती है। जैसे क्लाइमेट चेंज पर भारत का जो रुख है वो ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस पूरी यात्रा को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। विश्व नागरिकता का मतलब क्या है? एक वैश्विक नैतिक समुदाय। इसके प्रमुख विचारक कौन हैं? कांट, नुसबाम, अप्पिया, बेक और हेल्ड। इसके प्रकार 4 मुख्य प्रकार हैं। ये किसके विपरीत हैं? राष्ट्रवाद के। इसकी प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? लोक लुभावनवाद और असमानता। और भारतीय संदर्भ में इसका सार क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ये फ्लोचार्ट आपके फाइनल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है, इसे जरूर सेव कर लीजिएगा। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। आज के इस दौर में जहां राष्ट्रवाद इतना बढ़ रहा है, क्या रूटेड कॉस्मोपॉलिटनिज्म, मतलब अपनी जड़ों से जुड़े रहकर भी एक वैश्विक नागरिक बनना, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा और अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइएगा। यदि यह विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगली बार तक सीखते रहें और बढ़ते रहें।